हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट्स ऑफ अ कस्टम यूनियन। अब यहाँ पे जो हमारे पास कीवर्ड्स आते हैं दैट इज कस्टम यूनियन, पार्शियल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले अगर हम कस्टम यूनियन के बारे में बात करें तो मैंने आपको कल की क्लास जहाँ पे हम फॉर्म्स ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स पढ़ रहे थे, तो वहां पे मैंने आप लोगों के साथ कस्टम यूनियन डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने वो क्लास देखी, नहीं देखी तो उसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति पे मिलेगा। आप जाकर वो क्लास देखिए सो दैट आपको आज की क्लास में ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो सके। अब यहाँ पे कस्टम यूनियन के बारे में अगर हम बात करते हैं, जिन्होंने वो क्लास नहीं भी देखी, तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अगर लेट से दो कंट्रीज हैं ए एंड बी, वो आपस में क्या करती हैं, वो आपस में किसी अरेंजमेंट में आती है जहां पे वो कस्टम यूनियन बनाती है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कंट्री ए और कंट्री बी आपस में ट्रेड करें सच दैट कंट्री ए कंट्री बी को कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब कंट्री बी जो कंट्री ए से इंपोर्ट कर रही है कमोडिटीज, कंट्री बी उस पे कोई भी क्या करे, कोई भी टैरिफ चार्ज नहीं करे। लाइक वाइज अगर कंट्री बी कंट्री ए को सामान एक्सपोर्ट कर रही है तो कंट्री ए भी यहाँ पे कोई भी टैरिफ चार्ज ना करे इन प्रोडक्ट्स के ऊपर। इसका मतलब यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि कोई भी टैरिफ ना हो, एबॉलिश कर दिए जाए ऑल द ट्रेड बैरियर्स, बस किसके बीच में, बिटवीन द मेंबर कंट्रीज जो कस्टम यूनियन फॉर्म करेंगी। ठीक है, तो जब भी आप कस्टम यूनियन के बारे में बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, एबॉलिश ऑल द ट्रेड बैरियर्स अमंग द मेंबर कंट्रीज। लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? अगर कंट्री ए और कंट्री बी के बारे में बात करें तो देयर आर अ लॉट ऑफ कंट्रीज जिनके साथ कंट्री ए और कंट्री बी ट्रेड कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जो बाकी रिमेनिंग कंट्रीज है जिनको हम नॉन मेंबर कंट्रीज कह रहे हैं, उनके साथ ये जो मेंबर कंट्रीज है ए और बी, ये क्या करेंगी, ये एक कॉमन ट्रेड बैरियर पॉलिसी लेकर आएंगी। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या होगा, कॉमन ट्रेड बैरियर पॉलिसी। तो दिस इज योर कस्टम यूनियन। अब मैंने तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आपको ए और बी कंट्री के बारे में बोला, मैंने बोला कि दो कंट्रीज के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, बट याद रखना दो से ज्यादा कंट्रीज भी कस्टम यूनियन बना सकती है। टू और मोर देन टू कंट्रीज के बारे में हम बात करते हैं जब भी हम कस्टम यूनियन के बारे में बात करते हैं। तो कस्टम यूनियन में क्या होता है, मेंबर कंट्रीज के बीच में कोई भी टैरिफ नहीं होगा, कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं होगा। लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में अगर हम बात करें, नॉन मेंबर कंट्रीज के बारे में हम बात करें, तो वहां पे कॉमन ट्रेड बैरियर होगा। क्लियर? तो ये है आपका कस्टम यूनियन। अगर आप कस्टम यूनियन को देखो तो कस्टम यूनियन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इसका मेंबर कंट्रीज के ऊपर, कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा नॉन मेंबर कंट्रीज के ऊपर, नॉन मेंबर कंट्रीज के ऊपर। तो जब भी हम इक्विलिब्रियम इफेक्ट्स ऑफ अ कस्टम यूनियन के बारे में बात करते हैं, पार्शियल को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, अगर हम सिर्फ इक्विलिब्रियम इफेक्ट्स ऑफ कस्टम यूनियन के बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हम इंटरेस्टेड हैं टू सी अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ कस्टम यूनियन ऑन member nations and non-member nation, member countries and non-member countries, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, it is also known as rest of the world, non-member countries। I hope आपको बेसिक समझ आया। Now coming back to the topic that is the partial equilibrium effects of a custom union। जब हम partial equilibrium effects of custom union के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे पर्टिकुलर गुड और सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर गुड और सर्विस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंट्री ए और कंट्री बी के बारे में बात करें तो कंट्री बी कंट्री ए से नंबर ऑफ गुड्स इंपोर्ट करती होगी, लेकिन जब आप पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट ऑफ अ कस्टम यूनियन के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे आप एक ही प्रोडक्ट को या एक ही सर्विस को कंसीडर करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कंट्री बी कंट्री ए से कैमरा इंपोर्ट करती है तो हम लोग यहाँ पे कैमरा
अगर कस्टम यूनियन बनती है तो उसका इम्पैक्ट कैमरे की सेल के ऊपर क्या आने वाला है, हम उसके बेसिस पे देखेंगे। तो इन केस ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट ऑफ अ कस्टम यूनियन, हम लोग जो गुड कंसीडर करेंगे वो एक पर्टिकुलर गुड होगा। क्लियर? तो अब आपको समझ आया कि टॉपिक क्या बोल रहा है। कस्टम यूनियन, आई होप आपको समझ आ रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे जब हम लोग पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ अ कस्टम यूनियन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हम दो मेजर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। नंबर वन इज द ट्रेड क्रिएशन एंड नंबर टू इज द ट्रेड डाइवर्जन। ट्रेड क्रिएशन एंड नंबर टू इज द ट्रेड डाइवर्जन। इन दोनों को एक एक टेबल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक ट्रेड क्रिएशन का टेबल बनाएंगे एंड देन हम ट्रेड डाइवर्जन की तरह जाएंगे। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने बोला कि हमारे पास कंट्री ए है जो क्या है, दैट इज द होम कंट्री। कंट्री बी हमारे पास क्या है, पार्टनर कंट्री। कंट्री सी इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम लोग एक टेबल बनाएंगे। हमारे पास तीन कंट्रीज है। कंट्री ए हमारी होम कंट्री है। कंट्री बी हमारे पास क्या है, पार्टनर कंट्री। अभी मैं इसको नहीं लिख रही हूँ, मैं थोड़ी देर बाद लिखूंगी। एंड कंट्री सी। अब सबसे पहले क्या होता है, अभी तक बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन हम लोग देख रहे हैं, अगर फ्री ट्रेड सिचुएशन हो, मतलब कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं हो, किसी भी तरीके का टैरिफ इम्पोज नहीं किया जाए, तो प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब डॉलर पर यूनिट, और हम लोग जो कमोडिटी कंसीडर कर रहे हैं दैट इज कैमरा। तो फॉर ए कंट्री जो हमारी होम कंट्री है वो $50 यूज करती है टू प्रिपेयर टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ कैमरा। कंट्री बी $40 और कंट्री सी $30। और अगर हम लोग ये ज्यूम करें कि अब जो कंट्री ए जो हमारी होम कंट्री है वो अगर क्या करती है, वो टैरिफ इम्पोज करती है, तो उस समय कंट्री ए अगर इम्पोज करेगी 100% यूनिफॉर्म टैरिफ रेट। यूनिफॉर्म टैरिफ रेट का मतलब एक जैसा टैरिफ, चाहे कंट्री बी से वो इंपोर्ट कर रही है चाहे कंट्री सी से इंपोर्ट कर रही है, तो सेम रेट ऑफ टैरिफ अगर इम्पोज किया जाए बाय कंट्री ए, तो उस समय कंट्री ए की जो प्राइस रहने वाला है, जो कॉस्ट रहने वाली है, दैट रिमेन्स द सेम। लेकिन कंट्री बी के ऊपर क्या हो जाएगा, 100% से राइज हो जाएगा। पहले 40 है, 100% ऑफ 40 मतलब 40, नाउ 80 आ जाएगा यहाँ पे, और कंट्री सी पे 60 आ जाएगा, 30 का डबल 60। लेकिन अगर अब हम एज्यूम करें जो कंट्री ए है वो क्या करती है, वो कस्टम यूनियन बना देती है विद कंट्री बी। इसका मतलब कंट्री ए और कंट्री बी क्या बन जाएंगे, पार्टनर कंट्रीज बन जाएंगी, मेंबर कंट्रीज बन जाएंगी। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, कंट्री बी इज योर मेंबर कंट्री, जिसके साथ आप क्या करेगी, जिसके साथ कंट्री ए ने क्या किया, कस्टम यूनियन बनाया। और कस्टम यूनियन बनाने का मतलब क्या है, आप कंट्री ए और कंट्री बी के बीच में क्या हो जाएगा, कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं होगा, एबॉलिश हो जाएगा ट्रेड बैरियर। इसका मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि ट्रेड बैरियर एबॉलिश हो जाएगा, इसका मतलब हम 80 से वापिस से 40 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40, 50, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 60। क्यों क्यों 60? बिकॉज कंट्री ए और कंट्री सी दे आर नॉट कस्टम यूनियन पार्टनर, और इसकी वजह से जो कंट्री ए है वो क्या कर रही है, वो टेरिफ इम्पोज कर रही है ऑन कंट्री सी। तो यहाँ पे आफ्टर कस्टम यूनियन फॉर्मेशन, ठीक है, कस्टम यूनियन फॉर्मेशन विद कंट्री बी, अब हम इन तीनों कॉलम्स को देखेंगे, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अगर मैं सेकेंड कॉलम को देखूं, कॉलम सेकेंड में कंट्री सी क्या है हमारे पास, लीस्ट कॉस्ट। जहां कंट्री सी ऐसी कंट्री है जो मोस्ट एफिशिएंट कंट्री है, जहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कैमरा इज लीस्ट। तो लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसका मतलब इन कॉलम सेकेंड $30 लेस देन, $40 लेस देन, $50। इसका मतलब अगर हम कॉलम सेकंड को देखेंगे तो यहाँ पे कंट्री ए क्या करेगी, इंपोर्ट करेगी फ्रॉम कंट्री सी। यही मतलब है।
अगर आप कॉलम थर्ड में आओगे तो यहाँ पे $50 $60 $80। इसका मतलब थर्ड कॉलम में इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन मिली है कंट्री ए की होम, जो हमारी होम इंडस्ट्रीज है उनको, कि यहाँ पे इम्पैक्ट क्या आएगा कि इंपोर्ट्स कहीं से हम कर ही नहीं रहे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एनकरेज किया जा रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन विल बी एनकरेज। बट कॉलम थर्ड में आते आते क्या होगा, $40 $50 $60। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब जो इंपोर्ट है वो कहाँ से किया जाएगा, कंट्री बी से, क्योंकि हम लोगों को क्या कर देखना है, जहां से कम कॉस्ट पे प्रोडक्ट हमें डिलीवर हो जाए, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली फ्रॉम कंट्री बी। आई होप आपको यहाँ पे समझ आया। तो हम लोगों ने क्या बोला कि ये हमारा कॉलम क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, दिस कॉलम रिफ्लेक्ट्स ट्रेड क्रिएशन। अब मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ ट्रेड क्रिएशन की, सो दैट आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेबल को इरेज कर रही हूँ। आई होप आप लोगों ने ये देखा होगा, अभी तक आप लोगों ने ये चीज समझ ली है। ठीक है, अगर अभी तक आपने ये टेबल नहीं बनाया, आई अगेन रिक्वेस्ट कि आप लोग पहले ये टेबल बना लीजिए। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो आप लोगों ने आई होप ये टेबल बनाया। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए ट्रेड क्रिएशन की, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ट्रेड क्रिएशन अकर्स, मैं बोल रही हूँ आप लिखिए, ट्रेड क्रिएशन अकर्स when a customs union leads to the replacement of higher cost domestic production with lower cost import. Trade creation occurs when a custom union leads to the replacement of higher cost domestic production with lower cost imports from member countries. ठीक है, तो इसके लिए हमने टेबल बनाया। अब मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे वापस एक बार टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर आप इस टेबल में देखें तो कंट्री ए, कंट्री बी और कंट्री सी के बारे में बात हो रही है। तो इनिशियली मैंने आपको बताया, फर्स्ट टेबल में फर्स्ट कॉलम में क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम में हम लोग कंट्री सी से इंपोर्ट कर रहे थे। कॉलम सेकंड पे आते आते डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो गया, और कॉलम थर्ड में आते आते क्या हो गया, हम कंट्री बी में शिफ्ट हो गए। तो अगर आप कॉलम थर्ड और कॉलम फोर्थ को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो हायर कॉस्ट प्रोडक्शन थी, कॉलम थर्ड में हम लोग क्या कर रहे थे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर रहे थे, और हमें पर यूनिट कैमरा कितने का मिल रहा था, $50 का। लेकिन कॉलम फोर में आते आते हम लोगों ने क्या किया, कंट्री बी से इंपोर्ट किया, जहां से हमें पर यूनिट कैमरा कितने का पड़ा, $40 रुपीज का पड़ा। ठीक है, सॉरी, $40 करेंसी का पड़ा। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, हमने बोला कि हमारा जो हायर कॉस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन था, उसको हमने रिप्लेस किया कहाँ से, लोअर कॉस्ट इंपोर्ट से, क्योंकि $40 इज लेस देन $50। तो हम यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया, हायर कॉस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन दैट इज $50, उसको हमने रिप्लेस किया बाय लोअर कॉस्ट इंपोर्ट दैट इज $40। तो दिस इज नोन एज ट्रेड क्रिएशन। इसी को हमने क्या बोला, ट्रेड क्रिएशन। आप एक बार वापिस से डेफिनेशन पढ़िए और जोर से बोलना स्टार्ट करिए। Trade creation occurs when a customs union leads to the replacement of higher cost domestic production with lower cost imports। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रेड क्रिएशन इन केस ऑफ कस्टम यूनियन लोअर कॉस्ट इंपोर्ट फ्रॉम मेंबर कंट्रीज। और इसके लिए आपको ये वाला टेबल बनाना था। आई होप आपको समझ आया। दूसरा हमारा होता है ट्रेड डाइवर्जन। ट्रेड डाइवर्जन के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, हम सेम काइंड ऑफ टेबल बनाएंगे, जहां पे हमारी ये कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, कंट्री बी में हम लोग क्या बोलते हैं,
पार्टनर कंट्री जिसके साथ हम कस्टम यूनियन बनाएंगे, एंड कंट्री सी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को डिपिक्ट कर रही है। कंट्री ए दैट इज होम कंट्री, country B that is partner country, and country C that is your rest of the world. अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, हमने बोला कि प्रोडक्शन कॉस्ट, जब फ्री ट्रेड हो रहा है, जब कोई भी किसी भी तरीके का कोई ट्रेड बैरियर नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो उस समय प्रोडक्शन कॉस्ट की अगर बारे में बात करें तो कंट्री ए 50 कर रही है, $50 पर यूनिट ऑफ कैमरा, कंट्री बी $40 पर यूनिट ऑफ कैमरा, कंट्री सी $30 पर यूनिट ऑफ कैमरा। अब पहले क्या किया था, कंट्री ए ने इम्पोज किया था 100% टेरिफ, लेकिन हमें अब ट्रेड डाइवर्जन का केस दिखाना है, तो कंट्री ए इम्पोज करेगी 50% टेरिफ। आप इसको जब बनाएंगे एक दो बार तो आपको समझ आ जाएगा, आप 50 की जगह कुछ और भी कर सकते थे। अब कंट्री ए ने क्या किया, इम्पोज किया 50% टेरिफ, अब यहाँ पे 50 रहेगा, लेकिन पार्टनर कंट्री पहले 40 का बेच रही है, अब 50% एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा, तो 40 प्लस 20 दैट इज 60, और 30 प्लस 15 दैट इज 45। और अगर हम ये बोलें कि कंट्री ए रिमूव कर देती है इंपोर्ट ड्यूटी फ्रॉम कंट्री बी बिकॉज ऑफ कस्टम यूनियन, तो ए और बी का क्या बन गया, कस्टम यूनियन बन गया, तो जिसके बाद क्या होगा, कंट्री ए का प्राइस 50 रहेगा, कंट्री बी जिसके साथ कस्टम यूनियन बना वहां पे क्या हो जाएगा, एबॉलिश हो जाएंगे सारे ट्रेड बैरियर, तो आप 40 आ जाएगा और 45 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो पहले इनिशियली कंट्री सी, अगर इस कॉलम में देखो तो मोस्ट एफिशिएंट कौन है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ इन कॉलम सेकेंड में कंट्री सी जो है वो मोस्ट एफिशिएंट है, मतलब सबसे कम कॉस्ट पे कहाँ पे कैमरा बन रहा है, कंट्री सी के अंदर मोस्ट एफिशिएंट। तो फ्री ट्रेड के सिनेरियो में अगर आपको इंपोर्ट करना भी है तो आप किससे करोगे, आप कंट्री सी की तरफ जाओगे, तो मोस्ट एफिशिएंट कहाँ से होगा, फ्रॉम कंट्री सी। और अगर हम कॉलम थर्ड के बारे में बात करें तो कॉलम थर्ड में 50, 60, 45 से स्टिल आप इंपोर्ट करोगे कंट्री सी से, यहीं से इंपोर्ट करोगे, लेकिन कॉलम 4 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंट्री बी से इंपोर्ट करेंगे। अब ये आप समझिए, उसके बाद मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगी टेबल बनाने में क्या डिफरेंस है, क्या ट्रिक है। अब यहाँ पे आपको ये समझ आया, हम इंपोर्ट कंट्री सी से सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में कर रहे हैं और फोर्थ कॉलम में हम कंट्री बी से इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले आप डेफिनेशन लिखिए सो दैट मैं आपको टेबल समझा पाऊं। ट्रेड डाइवर्जन अकर्स cheaper imports when cheaper imports from non-member countries are replaced by more expensive imports from member countries due to the custom union। रिपीट कर रही हूं, जिन्होंने नहीं लिखा वापस लिखिए। ट्रेड डाइवर्जन happens when cheaper imports from non-member countries are replaced by more expensive imports from member countries। अगर आप यहाँ पे देखोगे, कंट्री सी जो हमारे लिए कंट्री ए के लिए नॉन मेंबर कंट्री थी, वो हमें सस्ते में दे रही थी, ठीक है, लेकिन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन, अब क्या हो गया, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन हम लोगों ने टैरिफ किस पे रिप्लेस कर दिया, टैरिफ हमने हटाया लेकिन कंट्री बी से हटाया, कंट्री सी से तो नहीं हटाया। अगर हम कंट्री सी से हटाते तो $30 का मिलता, तो यहाँ से जो हमें सस्ते में दे सकती थी कंट्री सी, उसके उस वहां से उससे जो इंपोर्ट्स हो रहे थे फ्रॉम नॉन मेंबर कंट्री दैट इज कंट्री सी, उसको हमने रिप्लेस किया और उसकी जगह हमने इंपोर्ट कहाँ से करना स्टार्ट कर दिया, कंट्री बी दैट इज लेस एफिशिएंट कंट्री, ज्यादा कॉस्ट में प्रोडक्शन हो रहा है ना। तो ये है आपका ट्रेड डाइवर्जन का केस। तो यहाँ पे और इसमें और पीछे वाले टेबल पे फर्क क्या है, देखिए जब हम टेबल ये वाला बना रहे हैं, हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, हमें यहाँ पे दिखाना है कि अभी भी हमारा जो कंट्री सी है दैट इज नॉन मेंबर कंट्री, वहां से हमारा इंपोर्ट सस्ता हो रहा है, लेकिन इन केस ऑफ ट्रेड क्रिएशन
सॉरी मैंने टेबल डिलीट कर दिया। देखिए ट्रेड क्रिएशन में वापस से टेबल बनाती हूँ यहाँ पे। ट्रेड क्रिएशन में जो आपका कॉलम थर्ड बनता था 50, 80, 60, वहां पे हम लोग क्या दिखा रहे हैं कि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो सस्ता है इन जब टैरिफ इम्पोज हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, जब भी आप टेबल बनाओगे ये डिफरेंस को ध्यान में रख के बनाएंगे। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये वाला आपको मैंने बता दिया ट्रेड डाइवर्जन और ट्रेड क्रिएशन का क्या इम्पैक्ट है। अब हम डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, तो आई होप अभी तक आपको समझ आ रहा है। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए, और साथ ही अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आई होप अब आपको ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन क्लियर हो गया। अब ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन के बाद जो हमारी डायग्राम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और चीज आपको मैं बता दूं, 2004 में यहाँ से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार पढ़ लेती हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है, आप लोग नोट भी कर लेना। व्हाट इज अ कस्टम यूनियन? Question mark. Discuss the effects of a customs union formation under partial equilibrium conditions. तो यहाँ पे 2004 में यूपीएससी का जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का पेपर 1 है, वहां पे 2004 में ये क्वेश्चन आया था, तो ये टॉपिक आपके लिए रेलिवेंट बनता है, इसको प्रिपेयर कर लें। अब यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्वांटिटी आएगी, वाई एक्सिस पे वी हैव प्राइस, here we have the demand curve for home country and here we have the supply curve for home country. तो यहाँ पे जहां पे होम कंट्री की डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेगी तो वहां पे हमारे पास प्राइस लेवल आएगा। लेट्स से डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस लेवल P1 प्रिवेल कर रहा है, और हमारे पास कंट्री बी और कंट्री सी है, सच दैट जो हमारी कंट्री ए है अगर उसका प्राइस 50 है तो कंट्री बी 40, कंट्री सी का $30 प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट कहाँ पे आ रही है? लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्री सी पे आ रही है। तो इसके यहाँ पे कंट्री सी की जो हमारी कॉस्ट कर्व है, लेट्स से दिस इज द कॉस्ट कर्व फॉर कंट्री सी, P4 से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और कंट्री बी उससे ज्यादा थोड़ी सी कॉस्ट है तो P3। अब यहाँ पे अभी तक हमने क्या बोला, ये हमारा फ्री ट्रेड पे ये चीजें चल रही हैं। बट जैसे ही टैरिफ इम्पोज किया जाएगा तो टैरिफ इम्पोज करने से क्या होगा, यहाँ पे प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जहां से अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। हो सकता है इनिशियली हम P4 से P4 प्राइस पे इंपोर्ट करते हैं बिकॉज लीस्ट कॉस्ट वहीं पे आ रही है कंट्री सी के अंदर। लेकिन आफ्टर टेरिफ इम्पोजिशन अभी हम ये बोल रहे हैं कि जो टेरिफ इम्पोज किया जा रहा है उसके बाद भी जो आपका कंट्री सी है उसकी कॉस्ट क्या हो रही है, उसकी की कॉस्ट कम है। तो लेट से अब इसके बाद अगर हम 50% का टेरिफ इम्पोज करें तो 45 आ गया, 60 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 50 आ गया। तो अभी भी हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? स्टिल हम कंट्री सी से इंपोर्ट करेंगे, और अब हमें जो प्राइस पड़ रहा है दैट इज P2। कितना प्राइस पड़ रहा है? P2 प्राइस पड़ रहा है हमें यहाँ पे। अब अगर हम बिफोर कस्टम यूनियन फॉर्मेशन बात करें, प्री कस्टम यूनियन, तो हमारे पास प्राइस कितना है? हमारे पास प्राइसेस OP2, OP2 प्राइस है। और यहाँ पे हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो कितनी हो रही है? P2R। P2R क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और हम इंपोर्ट कितना कर रहे हैं? RS इज आर इंपोर्ट, RS इंपोर्ट है। और हम लोगों ने क्या बोला? डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है? P2R। जब आप मेन्योर से पढ़ेंगे, ठीक है, मैंने डायग्राम मेन्योर से ली है, आप सेल्वेटोर में पढ़ेंगे, मैं नोटेशन चेंज नहीं करी इसीलिए। तो यहाँ पे RS इंपोर्ट कर रहे हैं हम, और P2R क्या है? हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और इस समय CD जो है, CD या RS हम लोग क्या बोल रहे हैं? हमारा क्या है? दैट इज डोमेस्टिक, सॉरी दैट इज इंपोर्ट्स। क्लियर? अब यहाँ ये तो हम लोगों ने बात की प्री कस्टम यूनियन की, जहां पे मैंने आपको बता दिया P2R क्या है? हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन। RS क्या है हमारा? RS इज द इंपोर्ट। और यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कंज्यूमर सरप्लस, तो आप मुझे बोल सकते हैं WP2S इज द कंज्यूमर सरप्लस। WP2S क्या है? कंज्यूमर सरप्लस है। लाइकवाइज
अगर हम प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में बात करें तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है, आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो आप बता सकते हैं। और गवर्नमेंट सरप्लस के बारे में अगर हम बात करें तो इनिशियली गवर्नमेंट सरप्लस हमारा क्या था, पहले प्राइस P4 था, ठीक है, लेकिन टेरिफ इम्पोज किया तो P2 P4 इज द टेरिफ। तो RIJS, ये जो एरिया है RIJS, इट इज द गवर्नमेंट सरप्लस। ये क्या हो गया, ये हमारा गवर्नमेंट सरप्लस हो गया। यहां तक समझ आया, यहां तक कोई डाउट? अब हम लोग बात करेंगे जब कस्टम यूनियन फॉर्मेशन हो गई। जैसे ही कस्टम यूनियन फॉर्मेशन हो गई तो न्यू प्राइस क्या होगा, कस्टम यूनियन फॉर्मेशन हुआ हमारा कंट्री बी के साथ, तो कंट्री बी के साथ तो कोई भी टैरिफ नहीं है नाउ। हम लोग हम लोगों का न्यू प्राइस क्या हो गया, OP3 इज द न्यू प्राइस। OP3 आपका क्या हो गया, न्यू प्राइस। आप OP3, अगर आपका न्यू प्राइस है, पहले OP2 था, नाउ OP3 आपका न्यू प्राइस है। जैसे ही प्राइस लोअर डाउन हो गया तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोअर प्राइस का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन फॉल कर जाएगी। नाउ डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारी कितनी है, P3M। P3M इज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन फॉल कर गया, डोमेस्टिक प्रोडक्शन फॉल टू P3M। अब हमारा कंट्री 50 40 45, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था 50 वाला, वहां से हम लोग क्या करेंगे, हमने इंपोर्ट जहां से हमें सस्ता मिल रहा है, 40 कंट्री भी अभी भी हमें $40 में इंपोर्ट कर रही है, एज कंपेयर टू $50, $40 कम है, ठीक है, $40 कम है। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जहां से हमें कॉस्ट ज्यादा पड़ रही थी उससे शिफ्ट होकर हम लोअर कॉस्ट पे आ गए। तो हम कंट्री बी से प्रोक्योर कर रहे हैं, कंट्री बी से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन फॉल हमें दिखाई दिया P3M में, ये हमारा क्या है, इट इज वन ऑफ द ट्रेड क्रिएशन इफेक्ट। क्योंकि आप लोगों के साथ मैंने ट्रेड क्रिएशन की डेफिनेशन शेयर की थी, तो ट्रेड क्रिएशन की अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा ट्रेड क्रिएशन इफेक्ट, ठीक है। आई होप आप लोगों को ट्रेड क्रिएशन वाला पता है। मैं ट्रेड क्रिएशन का ही टेबल ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे हमारा क्या आता था, 80 60, और हमारा ट्रेड क्रिएशन में यहाँ पे क्या वैल्यूज थी, आप लोग भी अपनी नोटबुक में देखिए, 50 40 60। तो हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे कहाँ पे शिफ्ट हो गए, ट्रेड क्रिएशन पे हम लोग 50 to 40 पे शिफ्ट हो गए, अदरवाइज तो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब हम हमारा जब प्रोडक्शन कम हो गया, बिकॉज हाई कॉस्ट प्रोडक्शन था, तो हमारा ये क्या दिखाई दिया हमें, ट्रेड क्रिएशन इफेक्ट। इट इज वन ऑफ द ट्रेड क्रिएशन इफेक्ट। नंबर सेकेंड, अगर हम कंजप्शन के टर्म्स में बात करें, पहले P2S हम कंजप्शन कर रहे थे, प्री कस्टम यूनियन में P2S वाज द कंजप्शन लेवल एट द डोमेस्टिक लेवल। लेकिन नाउ हम P3Q इतना कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा कंजप्शन भी इंक्रीज हुआ। कंजप्शन क्यों इंक्रीज किया, प्रोडक्शन तो कम हुआ, लेकिन बिकॉज इंपोर्ट इंक्रीज किए। और इंपोर्ट, अगर हमारे इंपोर्ट्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, अगर हम अभी ट्रेड क्रिएशन के बारे में बात करें, मैं अभी ट्रेड डाइवर्जन पे भी बात करूंगी, तो हमने हाई कॉस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन से शिफ्ट करके लो कॉस्ट इंपोर्ट किया, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, वापस से ट्रेड क्रिएशन इंपैक्ट हुआ, ट्रेड क्रिएशन इंक्रीज किया। और ट्रेड क्रिएशन कितना इंक्रीज किया, हमारे जो इंपोर्ट्स थे वो कितने हो गए, MQ। डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारी हुई P3M प्लस इंपोर्ट्स हमारे क्या हो गए, MQ इज द इंपोर्ट्स। MQ क्या है, इंपोर्ट्स, ठीक है, MQ इंपोर्ट्स हैं। यहाँ तक समझ आया, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो मैं इरेज कर देती हूँ बाकी। अगर अभी तक आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। आपने यहाँ तक बनाया। अब हमने क्या देखा, हमने देखा ट्रेड क्रिएशन का देखा, अब हम देखेंगे ट्रेड डाइवर्जन, ठीक है। तो ट्रेड डाइवर्जन में क्या होता है, हमारा
कहाँ से कहाँ पे हम शिफ्ट होते हैं इन केस ऑफ ट्रेड डाइवर्जन? ट्रेड डाइवर्जन में अगर हम किसी से एफिशिएंट कंट्री से पहले इंपोर्ट कर रहे थे, तो वो इंपोर्ट रिप्लेस किए जाते हैं फ्रॉम सम एक्सपेंसिव इंपोर्ट, जो हम कहाँ से करेंगे? मेंबर कंट्री से करेंगे आफ्टर आफ्टर कस्टम यूनियन फॉर्मेशन। तो पहले बिफोर कस्टम यूनियन एंड आफ्टर कस्टम यूनियन। बिफोर कस्टम यूनियन अगर हम बात करें तो हमारा जो इंपोर्ट हो रहा था वो कितना हो रहा था? RS। ठीक है, RS वॉज द इंपोर्ट बिफोर कस्टम यूनियन। आप RS बोलो या आप इसको CD बोलो, क्योंकि RS या CD पैरेलल है तो हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। और RS या CD जो इतने इंपोर्ट्स हो रहे थे, तो इस समय जो हमें ओवरऑल कॉस्ट पड़ रही थी इंपोर्ट्स की, वो कितनी पड़ रही थी? RCDS। कितनी पड़ रही थी? RCDS। दीज आर द टोटल कॉस्ट जो हमें कहाँ से पड़ रही थी? इंपोर्ट से। लेकिन इसमें से एक पार्ट था जो हम एक्सपोर्टर को पे कर रहे थे, वो कितना कर रहे थे? वो हम कर रहे थे CIJ, कितना कर रहे थे? CIJD, ये हम एक्सपोर्टर को पे कर रहे थे। लेकिन अगर आप डायग्राम में देखिए तो यहाँ पे RIJS ये भी तो पार्ट बच रहा है। ये किसको जा रहा है? ये गवर्नमेंट को जा रहा है, क्योंकि पर यूनिट टैरिफ हमें पड़ रहा था P2P4, दैट इज RI मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इंपोर्ट, दैट इज CT। तो ये हमारे पास ये एरिया आएगा। तो RIJS ये कहाँ जा रहा था? गवर्नमेंट को जा रहा था इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू। तो हमें जो एक्चुअल कॉस्ट पड़ रही थी, जो हम बाहर पे कर रहे थे, वो हमें कितनी पड़ रही है? CIJD, बिकॉज ये किसको गया? गवर्नमेंट को। लेकिन आफ्टर कस्टम यूनियन फॉर्मेशन अब हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं? नाउ वी आर इंपोर्टिंग BE। हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं? BE। BE इज नाउ इंपोर्ट्स। इसमें से अगर हम BE में से देखें, BE में से हमारे पास दो यहाँ पे चीजें बन रही हैं, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? ट्रेड क्रिएशन। इसमें से M, ये वाला, ये और ये एरिया हमारा किसका बन रहा है? ट्रेड क्रिएशन का। बिकॉज हमने देखा अभी यहाँ पे प्रोडक्शन फॉल कर गया P3M। ठीक है, तो कंजप्शन भी इंक्रीज कर गया, और ओवरऑल प्रोडक्शन फॉल किया था बिकॉज प्राइसेस की वजह से, और हमारा जो कंजप्शन था वो इंक्रीज कर गया था बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट। और यहाँ पे हमारा जो MN है, और इसको हम PQ मार्क कर लेते हैं, ये जो दो एरियाज हमें दिखेंगे, इट इज बिकॉज ऑफ द ट्रेड क्रिएशन। लेकिन यहाँ पे हमारा कौन सा बचा? यहाँ पे भी हमारा CD बचा। पहले हम CD अमाउंट ऑफ इंपोर्ट कर रहे थे, कहाँ से? CD अमाउंट ऑफ इंपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम कंट्री C, जो एफिशिएंट कंट्री थी, जहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ रहा था। तो पहले CD इंपोर्ट हो रहा था कहाँ से? फ्रॉम कंट्री C। लेकिन CD अब कहाँ से? जो कम कॉस्ट में प्रोडक्शन हो रही थी जिस कंट्री में, दैट इज कंट्री C, उसको छोड़कर हम कंट्री B पे शिफ्ट कर गए, और सेम अमाउंट ऑफ इंपोर्ट हमने कहाँ से किया? कंट्री B से। और ये हमारा पार्ट बनेगा ट्रेड डाइवर्जन का। किसका पार्ट बनेगा? ट्रेड डाइवर्जन का। फॉर सेम क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, यहाँ पे भी CD है, यहाँ पे भी CD है, फॉर सेम अमाउंट ऑफ इंपोर्ट्स, दैट इज CD। अब हम कितना पे कर रहे हैं ये हम देखेंगे। CD के लिए अब हमें कॉस्ट कितनी पड़ रही है? P3। CD के लिए नाउ वी आर पेइंग NI, मैं हाइलाइटर ले लेती हूँ, NI CD, सॉरी, हाँ, हमें कॉस्ट पड़ रही है CDPN, दिस मच, ये हमें कॉस्ट पड़ रही है CDPN, ये हमें कॉस्ट पड़ रही है। लेकिन पहले हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही थी? मैं लिख देती हूँ, हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है? CDPN। पहले हमें एक्सपोर्टर्स को हम कितना पे कर रहे थे? CIJD। पहले हम एक्सपोर्टर्स को कितना कर रहे थे? सिर्फ ये वाला। तो इसका मतलब ये वाली जो हमें कॉस्ट है, ये वाली जो हमें कॉस्ट है, ये वाला जो स्काई कलर का एरिया है, ये हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स को। पहले हम, अब हम टैरिफ तो नहीं पे कर रहे, अब गवर्नमेंट के पॉकेट में तो कुछ नहीं जा रहा। ये जो एरिया है ये हमारी कंट्री से बाहर, जो कंट्री B है उसको ज्यादा पैसा जा रहा है। कितना पैसा ज्यादा जा रहा है?
ये जो मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिया, कितना एक्स्ट्रा दिया, NIJP, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ी बिकॉज ऑफ ट्रेड डाइवर्जन। तो आपको समझ आया ट्रेड क्रिएशन, ट्रेड डाइवर्जन इस डायग्राम से। ठीक है, तो ट्रेड क्रिएशन के लिए हम लोगों ने दो ट्राइंगल्स देखने हैं, नंबर वन NMR और कौन सा हमने देखा, PQS। लेकिन उसके अलावा जो हमारा ये वाला स्काई वाला हाईलाइटेड एरिया है, ये हमारा ट्रेड डाइवर्जन का पार्ट दिखा रहा है। यहां तक समझ आया? अब हम लोगों ने क्या देखना है, अब हमने देखना है कि क्या हमारी कंट्री को ये बेनिफिट कर रहा है, फॉर आवर कंट्री दैट इज होम कंट्री, कंट्री ए, उस कंट्री के लिए क्या ये बेनिफिशियल है या नहीं है। मतलब हम लोग देखना चाह रहे हैं नेट वेलफेयर इम्पैक्ट। क्या देखना चाहते हो आप, नेट वेलफेयर इफेक्ट। तो नेट वेलफेयर इफेक्ट देखने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि क्या हमारा ट्रेड क्रिएशन इफेक्ट ज्यादा है ट्रेड डाइवर्जन से। देखिए, अगर आपका ट्रेड क्रिएशन इफेक्ट ज्यादा होगा ट्रेड डाइवर्जन से, तो हम लोग क्या बोलेंगे उस समय, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे अगर इस तरीके से होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि नेट वेलफेयर जो है वो इंक्रीज करेगा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन। नेट वेलफेयर विल इंक्रीज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन। अगर आपका ट्रेड क्रिएशन इफेक्ट लेस देन होगा ट्रेड डाइवर्जन इफेक्ट से, तो क्या होगा, तब हम बोलेंगे कि जो नेट वेलफेयर है वो फॉल करेगा। और अगर बराबर होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयर इज नो नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कंट्री इज वेलफेयर। तो यहां से आप लोग बता सकते हैं ट्रेड क्रिएशन को हम कैसे शो कर रहे हैं, RMN प्लस SPQ। अगर ये दोनों ग्रेटर देन होंगे किससे, NIJP से, मतलब ट्रेड क्रिएशन इज ग्रेटर देन योर ट्रेड डाइवर्जन, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं आपका नेट वेलफेयर इंक्रीज कर गया है अगर RMN प्लस SPQ इज लेस देन NIJP, दैट इज ट्रेड क्रिएशन इफेक्ट इज लेस देन ट्रेड डाइवर्जन। तो एट दैट टाइम हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे नेट वेलफेयर विल डिक्रीज। अगर बराबर है तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कस्टम्स यूनियन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया है। ठीक है, अगर आपको फिर से कोई प्रॉब्लम आ रही है इस लेक्चर में तो आप मुझे बोले, मैं क्विक रिवीजन वाली क्लास में 5 मिनट में आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन कर दूंगी अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहा है। लेकिन आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, तो thank you for watching, see you in the next class and join me at telegram channel economics with Deepti. Thank you.